आज हमारा टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट के जो मॉडल आए थे जो हमने बेसिकली इनका जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है वो इनके माइक्रोसॉफ्ट का जो कि बेसिकली आर स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है, थिंक स्मार्टर नॉट लॉन्गर। तो इसलिए इन्होंने छोटे मॉडल से बहुत जबरदस्त रीजनिंग को अचीव कराने की कोशिश की गई है। डीप सीक को देख लें, आप ग्रॉक 4 को देख लें, लामा को देख लें, हरमस 4 को देख लें। तो मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट जो है वो बहुत कॉमनली न्यू आर्किटेक्चर्स के अंदर इन हो रहा है। इनका जो आर स्टार एजेंटिक मॉडल है छोटे से ही साइज का है, ऑलमोस्ट तकरीबन 14 बिलियन पैरामीटर का मॉडल है और इसने डीप सीक R1 के तकरीबन 600 समथिंग बिलियन पैरामीटर के मॉडल को मैथ रीजनिंग के अंदर पीछे छोड़ दिया है। तो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट के जो मॉडल आए थे जो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किए थे, जिसमें हमने MAI ऑडियो को डिस्कस किया था और हमने कहा था इनका 2 और मॉडल आए हैं। एक MAI प्रीव्यू 1, ये इनका एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है और दूसरा आर स्टार जो इनका एजेंटिक मॉडल है। तो जो इनका हमने कल लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि जो इनका MAI प्रीव्यू 1 वाला मॉडल है वो कोई इतना आउटस्टैंडिंग मॉडल नहीं है। वो अभी बेंचमार्किंग में 9वें 10वें लेवल पर रैंक कर रहा है, तो वो इतनी बड़ी कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। इसलिए मैं उसको इतना भी डेप्थ में डिस्कस नहीं करता। वो जब मुझे लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट की फर्स्ट अटेम्प्ट है मल्टीपल आइट्रेशन के अंदर, वो भी मेन स्ट्रीम के अंदर उसको ले आएंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन AI के बाद अब आके ये स्टेप उठाया है कि अपने इन हाउस AI मॉडल डेवलपमेंट शुरू की है। तो उन्हें अभी इसी रेस में आए हुए बड़ा कम टाइम हुआ है, बट बड़ी अमेजिंग रिसर्च वो कर रहे हैं। जैसे उनका ऑडियो मॉडल जो कि हमारी प्रीवियस वीडियो में था, वो आपने देखा कि कितना अमेजिंग मॉडल उन्होंने वो डेवलप किया है, जो कि टेक्स्ट टू ऑडियो, और उसके अंदर कितने रियलिस्टिक वॉइस थी और कितने रियलिस्टिक एक्सप्रेशन थे। सिमिलर इन्होंने जो आर स्टार का एजेंट मॉडल दिया है, ये भी इनका जो मेरी नज़र में बहुत आउटस्टैंडिंग मॉडल आया है और इसके अंदर जो आर्किटेक्चर लेवल पर चीज़ें अचीव की गई हैं, जो रिसर्च लेवल पे बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ डीप लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत मज़ेदार मॉडल जो है वो उन्होंने बनाया है। और इसमें क्या किया गया है, चलें हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। बेसिकली इनका जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है वो इनके माइक्रोसॉफ्ट का जो कि बेसिकली आर स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर इन्होंने बेसिकली म्यूचुअल रीजनिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और जो बेसिकली इनका गोल है कि वो थिंक स्मार्टर नॉट लॉन्गर। तो इसलिए इन्होंने छोटे मॉडल से बहुत जबरदस्त रीजनिंग को अचीव कराने की कोशिश की गई है। इसमें स्मॉल लैंग्वेज मॉडल यूज किए गए हैं, SLM जिनको हम बोलते हैं, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। तो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल जो है ना, जिस तरह हमने मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट देखा था, उसमें हमारे पास डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट मॉडल होते हैं। वो होते तो फील्ड वाइज स्पेसिफिक हैं कि मैथ का एक्सपर्ट मॉडल डिफरेंट होगा, फिजिक्स का एक्सपर्ट मॉडल डिफरेंट होगा, बट वो जो मॉडल बने हुए हैं, एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, वो बेसिकली एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की लेयर्स को यूज़ कर रहे हैं और एक किस्म के वो डिफरेंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल ही हैं, जो एक मेगा मॉडल के अंदर कंप्रेस किए गए हैं या इंटीग्रेट किए गए हैं। जबकि जो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल होता है, उसका वोकैब्युलरी साइज़ लार्ज लैंग्वेज मॉडल से छोटा होता है और वो सिर्फ़ किसी एक एक ही टॉपिक या एक ही अप्रोच को यूज़ करने के लिए वर्क कर रहा होता है। स्मॉल लैंग्वेज मॉडल जो है 3-4 साल पहले से ही डिफरेंट रिसर्च पेपर्स में आ रहे थे, बट क्योंकि उनकी उस वक़्त इतनी टेक्निक्स हमारे पास ट्यूनिंग की, फाइन ट्यूनिंग की टेक्निक्स और ट्रेनिंग की टेक्निक्स इतनी पॉलिश नहीं हुई थी, तो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल उस तरह रिज़ल्ट नहीं दे पा रहे थे। इसलिए फिर MOE आर्किटेक्चर आया, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, जो कि आज के मल्टीपल जो टॉप फ्रंटियर मॉडल हैं, चाहे वो आप डीप सीक को देख लें, आप ग्रॉक 4 को देख लें, लामा को देख लें, हरमस 4 को देख लें, तो मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट जो है वो बहुत कॉमनली
न्यू आर्किटेक्चर्स के अंदर इन हो रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा किया कि इन्होंने कहा नहीं, एक्सपर्ट को हम रिप्लेस करते हैं स्मॉल लैंग्वेज मॉडल से, तो और उसको फाइन ट्यून और उनकी ट्रेनिंग को हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। और इसमें इन्होंने जो मेजर काम किया, इन्होंने बेसिकली जो गैन एल्गोरिदम हमने पढ़ा था, जो कि जनरेटिव एल्गोरिदम है, और हमने अपनी जनरेटिव एआई की वीडियो के अंदर डिस्कस किया था गैन, जिसे हम जनरेटिव एडवर्सरल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, जिसको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे देता हूँ, जिसमें हम इमेज या कोई भी चीज़, मोस्टली गैन आया तो इमेज के लिए था, बट अब हर फील्ड में यूज़ हो रहा है। बट मैं इसके बेस पेपर की बात करता हूँ जो अयान गुडफेलो ने प्रेजेंट किया था। तो उसमें हमारे पास एक क्या था, कि एक जनरेटर मॉडल था और दूसरा एक डिस्क्रिमिनेटर मॉडल था। जनरेटर मॉडल जो था वो इमेजेस जनरेट करता था, और डिस्क्रिमिनेटर मॉडल उसे चेक करता था कि ये एक्चुअल इमेज जैसी है या ये फेक इमेज है। तो वो अगर फेक होती थी तो वो उसको रिवर्स देता रहता था, और ये बार बार जनरेट करता रहता था अनटिल एंड अनलेस ये इस तरह की इमेज जनरेट कर दे जो डिस्क्रिमिनेटर है वो बिलीव कर ले कि ये एक रियल इमेज है। तो इस तरह फिर हम अपना वो जनरेटर मॉडल तैयार कर लेते हैं, और इस तरह हमारा गैन जो है वो वर्क करता है। इन्होंने सेम स्ट्रेटेजी उठाकर बेसिकली स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स के साथ यूज़ की, अपने आर स्टार एजेंटिक मॉडल के अंदर इन्होंने यूज़ की। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने किसी भी टॉपिक का जो सपोज एक स्मॉल लैंग्वेज मॉडल यूज़ किया है, तो उसी जैसा सेम स्मॉल लैंग्वेज मॉडल एज ए डिस्क्रिमिनेटर के तौर पे यूज़ किया है। अब आप कोई भी आपकी टोकन आते हैं, और वो आप इस स्मॉल लैंग्वेज मॉडल को देते हैं, और वो उससे आपको एक आउटपुट देता है। तो वो आउटपुट जो है वो बेसिकली इस स्लैम मॉडल से भी ली जाती है एज ए डिस्क्रिमिनेटर के तौर पर। इन दोनों की आउटपुट के अंदर जो म्यूचुअल पाथ निकलता है वो बेसिकली सिलेक्ट होता है। इसी वजह से इन्होंने इसको म्यूचुअल रीजनिंग कहा है कि आप बजाय एक मॉडल के ऊपर आप बिलीव करें, तो आप क्या करें, दो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स को यूज कर लें, और दोनों का जो म्यूचुअल रीजन आएगा वो ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा अथेंटिक होगा। और ये बेसिकली इनका कोर आइडिया है जो इन्होंने आर स्टार एजेंट के अंदर यूज किया गया है, जो म्यूचुअल इंफॉर्मेशन का जो मैं आपको बता रहा हूँ, या जो इसकी म्यूचुअल रीजनिंग है जो इसमें अचीव की गई है। और इसकी मदद से उन्होंने क्या किया है, जस्ट इनका जो आर स्टार एजेंटिक मॉडल है, छोटे से ही साइज का है, ऑलमोस्ट तकरीबन 14 बिलियन पैरामीटर का मॉडल है, और इसने डीप सीक R1 के तकरीबन 600 समथिंग बिलियन पैरामीटर के मॉडल को मैथ रीजनिंग के अंदर पीछे छोड़ दिया है। तो बहुत अमेजिंग इन्होंने इसमें मतलब ये आइडिया लिया है, और ये आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया है, और इसमें भी काफ़ी चीज़ें अचीव की गई हैं, जैसे इसकी ट्रेनिंग को बहुत ज़बरदस्त तरीके से अचीव किया गया है, और जो इसके अंदर मोंटे कार्लो ट्री सर्च एल्गोरिदम यूज़ किया गया है। मोंटे कार्लो ट्री सर्च एल्गोरिदम जो है ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर यूज़ होता है, और उस जगह यूज़ होता है जहाँ आपकी डिसीजन स्पेस बहुत बड़ी हो। तो उस डिसीजन स्पेस के अंदर से आपने जो डिसीजन लेना हो, तो आप मोंटे कार्लो ट्री सर्च को यूज करते हैं। ये मोस्टली जैसे गेम्स के अंदर जो हम इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं उनके अंदर इसका पहले वाइडली यूज था। जैसे किसी भी एक स्टेप के अंदर गो गेम जैसे या चेस जैसी गेम में आपके एक स्टेप के ऊपर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं और मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो सारे ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किए जा सकते। तो फिर उस जगह पर हम मोंटे कार्लो ट्री सर्च को यूज करते हैं, जो कि बड़ी इसकी डिटेल में फिर बाद में कभी जाएंगे। तो वो जो कि बहुत आपकी उस डिसीजन स्पेस के अंदर से एक्यूरेट जो डिसीजन होते हैं उन्हें ये ढूँढने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो है इन्होंने जो इसको ट्रेन किया गया है, ट्रेनिंग के अंदर भी इन्होंने हाइब्रिड टेक्निक्स को यूज़ किया गया है। जैसे इन्होंने एसएफटी टेक्निक यूज़ की है। एसएफटी बेसिकली हम कहते हैं सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग। तो यानी जिसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमारे पास लेबल्ड आउटपुट होती है, तो हम उस लेबल आउटपुट के साथ अपने मॉडल को फाइन ट्यून करते हैं। दूसरा हाइब्रिड ट्रेनिंग के अंदर इन्होंने क्या यूज किया है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग ह्यूमन फीडबैक। तो RLHF
इसको बोला जाता है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक। ये भी हमने अभी प्रीवियसली जो हमारा एप्पल इंटेलिजेंस का जो मॉडल आया था, उन्होंने भी यही टेक्निक यूज की थी, रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक। तो इसमें सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग को यूज करके एक फाउंडेशन बनाई गई है, फिर उस फाउंडेशन के ऊपर रिमेनिंग जो उसको पॉलिश किया गया है वो बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज करते हुए ह्यूमन फीडबैक से उसे मजीद फाइन ट्यून और पॉलिश किया गया जी। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। मैं जरा आपको ना इसका मेजर मेजर बुलेट पॉइंट के अंदर इसकी जरा डिटेल डिस्कशंस आपको बताता हूँ कि देखिए इसमें एक नॉवल अप्रोच की यूज की गई है, जिसमें स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स के थ्रू वो आउटपुट अचीव की गई है जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल और 600 बिलियन पैरामीटर वाले मॉडल भी वो रीजनिंग नहीं दे पाए, जो इन्होंने 14 बिलियन पैरामीटर में स्मॉल लैंग्वेज मॉडल को यूज करते हुए अचीव किया गया है। और अगर आप इसमें देखें तो इन्होंने क्या किया है, एक तो रीजनिंग को डीकपल किया गया है, जो ये जैसे हमने कहा कि एक स्मॉल लैंग्वेज मॉडल जो है, जो जनरेटर है बेसिकली, वो भी रीजनिंग जनरेट कर रहा है, और दूसरी तरफ से जो आपका डिस्क्रिमिनेटर है वो भी डिसीजन जनरेट कर रहा है, रीजनिंग जनरेट कर रहा है। और इन दोनों की जो कंबाइन आपके पास कॉमन म्यूचुअल रीजनिंग आ रही है, वो बेसिकली म्यूचुअल रीजनिंग को यूज किया जा रहा है। तो ये बड़ा एक इफेक्टिव वे है कि इसमें मोंटे कार्लो ट्री सर्च को यूज किया गया है, तो उसके अंदर जो दोनों की कंबाइन ट्रेजेक्टरीज आएंगी, जो पाथ फाइनल होकर आएगा कि इसको किस रीजन से लेके जाकर इसे रिजॉल्व करना है उस बहुत बड़ी डिसीजन स्पेस के अंदर। तो ये जो है, एक तो डीकपलिंग रीजनिंग की जो की गई है, दूसरा जो म्यूचुअल रीजनिंग ली गई है, तो इसने इसको बहुत ज्यादा इम्पावर्ड कर दिया इस मॉडल को। और अभी तक तो वैसे इन्होंने इसे मेनली मैथ की रीजनिंग के लिए बनाया था, बट जब इसको जर्नलाइज किया गया और जर्नल प्रॉब्लम पे भी टेस्ट किया गया, तो वहां भी ये बहुत अच्छे प्रॉमिसिंग रिजल्ट दे रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक बहुत अच्छा रिसर्च किया गया है मॉडल, और इन्होंने स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स को एक बेहतरीन हाइब्रिड ट्रेनिंग के थ्रू इतने जबरदस्त रिजल्ट्स लिए गए हैं कि इस 14 बिलियन मॉडल ने रीजनिंग में बड़े बड़े मॉडल्स को पीछे छोड़ दिया है। तो मेरी नज़र में जो भी माइक्रोसॉफ्ट की जो लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन में ब्रेक थ्रू आए हैं, उनमें एक तो MAI, जो इनका माइक्रोसॉफ्ट AI का जो वॉइस मॉडल है, और जो इनका R स्टार एजेंटिक मॉडल आया है, बहुत अच्छी एफर्ट है माइक्रोसॉफ्ट की। रियली आई एम इम्प्रेस्ड। इंशाल्लाह इसी तरह की और वीडियो में आपसे मिलते रहेंगे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज।